नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली रशिया की इस वॉर में जीत हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 28 पॉइंट पीस प्लान अभी रिसेंटली ट्रंप ने प्रपोज किया है, उसमें अगर आप देखो तो जो टर्म्स हैं वो रशिया के पक्ष में बहुत सारे हैं। जैसे नेटो अपनी बाउंड्री एक्सटेंड नहीं करेगा, यूक्रेन को कभी नेटो में एंट्री नहीं मिलेगी, इस तरीके के जो टर्म्स हैं जो हमेशा से जिसके लिए पूरा ये वॉर, मतलब आप कह सकते हो कि जिसके लिए पूरा वॉर हुआ, जिसके लिए पुतिन जो है वो लगातार कह रहे थे कि यूक्रेन को कभी नेटो में जगह नहीं मिलनी चाहिए, यूक्रेन ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया और तभी से ये पूरी इश्यूज जो है 2008 से शुरू हुए और फिर उसके बाद ये इश्यूज बढ़ते चले गए और वो इतना बढ़े कि अब फाइनली इस वॉर तक पहुंच गए हैं। तो इसमें रशिया के जितने भी टर्म्स थे, जितने भी कंडीशंस रशिया ने रखी थी, फाइनली यूएस ने उन सारे कंडीशंस को मान लिया। यूक्रेन ने माना नहीं माना वो कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज ट्रंप इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस 28 पॉइंट पीस प्लान, क्योंकि ट्रंप का ऑलरेडी काफ़ी, एक तो इमेज का भी नुकसान हो चुका है, जितनी बड़ी बड़ी उन्होंने बातें बोल दी थी उसका भी नुकसान हुआ, और दूसरी चीज़ तो इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ों का नुकसान तो उनको हो ही रहा है। प्लस ही इज़ लूजिंग द कंट्रोल फ्रॉम दैट एरिया। तो सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक 28 पॉइंट पीस प्लान जो है वो प्रपोज किया है। पहले एक 20 पॉइंट पीस प्लान प्रपोज किया था, उसके पहले पीस प्लान प्रपोज किया था, बहुत बार मीडिएशंस हो चुके हैं। आप कहोगे कि इतनी मीडिएशंस फेल हो चुके हैं इसमें, तो ये 28 पॉइंट पीस प्लान जो है वो कैसे सक्सेसफुल होगा? इसका सबसे सिंपल सा कारण ये है कि अभी तक जितने भी मीडिएशंस जो भी कुछ फेल हो रहे थे उसमें दो कंडीशंस की वजह से फेल हो रहे थे। एक तो यूक्रेन था जो गारंटी मांग रहा था कि भाई पीस तो हम तभी करेंगे जब तक कोई गारंटी ले हमारी कि भाई आगे रशिया जो है हम पर अटैक नहीं करेगा। दूसरा मामला इसलिए फंस रहा था क्योंकि रशिया जो है वो नेटो से एक प्रॉमिस चाह रहा था कि वो अब एक्सटेंड नहीं करेगा, वो यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ को मेंबरशिप अब नेटो की नहीं देगा। तभी जा करके रशिया इस चीज़ किसी भी, मतलब किसी भी चीज़ पर आ सकता है, किसी भी टर्म्स पर आ सकता है, तभी रशिया जो है सेम टेबल पर भी आएगा या तभी रशिया बात करना भी शुरू करेगा। तो फाइनली ये 28 पॉइंट पीस प्लान में अगर आप देखोगे यही सारे टर्म्स के ऊपर बात बनी है और इन सारे टर्म्स को उस 28 पॉइंट पीस प्लान में लिखा गया है, और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये अब फाइनली सक्सेसफुल हो जाएगा एंड फाइनली दिस वॉर विल एंड, क्योंकि इसमें एक तरीके से रशिया की जीत हुई है ऐसा आपको प्रतीत होगा इस 28 पॉइंट पीस प्लान को देखने के लिए, और पुतिन को वही चाहिए भी। तो फाइनली ये चीज़ जो है अब ये वॉर फाइनली रुक सकता है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हुई तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं इस 28 पॉइंट पीस प्लान को। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 या यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आ चुका है, उसकी डेट्स आ चुकी हैं। इसको हम अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट यानी यूसीएससी कहते हैं, और जितने भी यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो इस टेस्ट को देते हैं। अमूमन नॉर्मली जितने भी यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो इस टेस्ट को देते हैं। तो इस टेस्ट से फ़ायदा क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको एक तो देते हो, प्लस आपको ये पता लग पाता है कि आप ऑल इंडिया रैंकिंग में कहाँ पर स्टैंड करते हो, क्योंकि सारा यूपीएससी सीएससी का पूरे देश का बच्चा जो है इस टेस्ट को देता है। तो आपको एग्जैक्टली आप कहाँ पर स्टैंड करते हो पता लग पाएगा, आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो पता लग पाएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बिल्कुल यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, उसके साथ आपको एडिशनल जो है रिवॉर्ड्स भी इसमें मिलते हैं। 40 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आती है तो आप इसमें कार जीत सकते हो, आप मैकबुक, लैपटॉप, आईफोन 17, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बड़े आराम से यहाँ पर जीत सकते हैं। 23 नवंबर को ये टेस्ट है, 2 स्लॉट्स में होगा, सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे। तो इस टेस्ट को आप ज़रूर से ज़रूर दीजिए, इससे आपको एक एग्जैक्टली यहाँ पर आपको ये पता लग पाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आपकी क्या स्थिति है और कितना रिवीजन आपको चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, और उसके बाद ये एडिशनल रिवॉर्ड्स तो हैं ही आपके लिए। तो इस टेस्ट को आप 23 नवंबर को ज़रूर से ज़रूर दीजिए, लाइव देने की कोशिश करिए इस टेस्ट को इन दोनों स्लॉट्स में। तो डिटेल में इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर जाकर के आप इस टेस्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो टोटल इस वॉर को अगर देखा जाए तो 1336 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं मिली थी कि ये वॉर रुकेगा भी, क्योंकि ना यूक्रेन के साइड से कुछ ऐसा आ रहा था, ना रशिया के साइड से ऐसा आ रहा था। यूक्रेन ने कोशिश कई बार करी है, लेकिन वो कोशिश बहुत हाफ हार्टेड कोशिश थी। यूक्रेन कहने के लिए तो कह रहा था कि हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं पीस हो, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं मामला आकर के फंसी जाता था। और पुतिन का सिंपल सा एक कंडीशन था कि भाई नेटो को लिमिट करो, नेटो जो अगर जब तक एक्सटेंड होता रहेगा तब तक इस वॉर को हम नहीं रोकेंगे, और यूक्रेन जैसी कंट्रीज जब नेटो में जाएंगी तो वो हमें थ्रेट देने की कोशिश करेंगी, ये रशिया कभी होने नहीं देगा। तो वो चीज़ जो है दोनों तरफ से यहाँ पर आकर के मामला फंस रहा था और इसीलिए कोई होप इसमें दिखाई नहीं दे रही थी। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एक 28 पॉइंट पीस प्लान ड्राफ्ट किया है और उस 28 पॉइंट पीस प्लान में कहा है कि अब फाइनली इस वॉर को रोका जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉइंट मिल करके यूएस और रशिया ने मिल करके बनाया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर एक सहमति बनेगी कि
अब रशिया जो है वो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल मुतमईन हो जाएगा कि चलो ठीक है, नेटो अब अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड नहीं करेगा, नेटो अब रशिया की बाउंड्रीज की तरफ नहीं आएगा। और मेन प्रॉब्लम एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रशिया एंड नेटो के बीच में ही है। यूक्रेन तो बस बीच में एक जो वो घुन पिसता है, उस तरीके से वो पिस गया बेचारा, क्योंकि जैसे यूक्रेन ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया नेटो की, वहाँ से जो इश्यूज़ हैं वो शुरू हुए, फिर वो इश्यूज़ बढ़ते चले गए एंड इट टर्न्ड इनटू अ वॉर। तो रशिया के जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं वो नेटो के साथ हैं, रशिया के जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं वो नेटो के बढ़ते प्रभुत्व के साथ हैं। छोटी छोटी कंट्रीज जो नेटो को ज्वाइन करते चली जा रही हैं वो उससे एक इशूज़ है। नेटो में जो छोटी कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं उनको भी यही डर है, यही डर सता रहा है और इसीलिए वो नेटो को ज्वाइन कर रही हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के ये फाइनली 28 पॉइंट पीस प्लान, सारी प्रॉब्लम्स को दिमाग में रख करके, पूरे यूरोप की प्रॉब्लम्स को दिमाग में रख करके ये 28 पॉइंट पीस प्लान जो है वो प्रपोज किया गया है एंड फाइनली इट विल वर्क। व्हाई आई एम सेइंग इट विल वर्क? देखिए, सबसे पहले इस पीस प्लान को बनाया किसने? इसमें अगर आप देखो तो यूएस और रशिया, दो जो मेजर प्लानर्स हैं इस पूरे यूरोपियन रीजन के, और जो दो मेजर पावर्स रहे हैं इस पूरे यूरोपियन रीजन के, उन्होंने इसके ऊपर डिसीजन लिया है। यहाँ पर यूएस के साइड से स्टीव विटकॉफ का नाम आया। स्टीव विटकॉफ वाज द स्पेशल एनवॉय टू यूएस, उनका नाम आया। दूसरी तरफ रशिया की तरफ से इसमें किरिल दिमित्रियव थे, जो कि रशिया के सोवरेन वेल्थ फंड के हेड हैं। यहाँ पर इस बात में डोनाल्ड ट्रंप के तो थे ही, डोनाल्ड ट्रंप तो ऑब्वियसली होंगे ही, मार्को रूबियो और उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ जारेड कुश्नर का भी नाम आया कि इन सब ने मिल करके सेम टेबल पर, सेम पिच पर आकर के फाइनली इस 28 पॉइंट पीस प्लान को ड्राफ्ट किया है। अब इस 28 पॉइंट पीस प्लान में है क्या एक्चुअल में? सबसे पहला कंडीशन तो यही है जिसको लेकर के यूक्रेन सबसे ज़्यादा अटेंशन में था कि यूक्रेन की सोवरेनिटी की गारंटी कोई ले ले। उन्होंने कहा, यूक्रेन का सबसे बड़ा इशू यही था जब वो गए भी थे यूएस और ट्रंप ने जब पूरा बुली किया था जेलेंस्की को, तो जेलेंस्की ने यही बात कही थी कि कोई सोवरेनिटी की गारंटी क्यों नहीं लेता यूक्रेन की, क्योंकि भाई रशिया ने आज अटैक किया, रशिया कल भी अटैक कर सकता है, रशिया परसों भी अटैक कर सकता है, ये तो हमेशा चलता आएगा। और फिर यूक्रेन हमेशा इस संशय में रहेगा कि कब अटैक हो जाए, कब अटैक हो जाए। तो एक वॉर टॉन कंट्री बन करके रह जाएगा यूक्रेन। कभी थोड़ी बहुत भी शेलिंग कर दी, कभी थोड़ी बहुत मिसाइल्स फायर कर दी और उसके बाद कह दिया कोई बात नहीं जी, चलो सीज फायर कर लेते हैं। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा, ये तो फिर ऑनगोइंग चीज़ रहेगी। एक शांत कंट्री यूक्रेन कभी बन ही नहीं पाएगा, हमेशा एक वॉर टोन कंट्री बनेगा। एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया, सीरिया जैसी देश का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि सीरिया में आप देखो हमेशा वॉर चलता रहता है, क्योंकि इतने इतने स्टेक होल्डर्स हैं उस सीरिया के अंदर कि वो हमेशा कोई ना कोई आपस में लड़ ही रहा होता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई रीजन जो है वो डिस्टर्ब रहता है। तो वो यूक्रेन के साथ ना हो, इसलिए यूक्रेन की कोई गारंटी ले, बात ठीक भी है। तो सोवरेनिटी की गारंटी की बात हुई थी, वो सोवरेनिटी की गारंटी अब फाइनली यूएस लेने जा रहा है यूक्रेन की। दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक नॉन अग्रेशन प्लान साइन होगा रशिया, यूक्रेन और यूरोप के बीच में, क्योंकि यूरोप की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। एनीवे, पोलैंड को आप देखिए, आप लाटविया को देखिए, आप लिथुनिया को देखिए, फिर उसके बाद इस्टोनिया को देखिए, धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। खासतौर से वो कंट्रीज़ जिनके साथ रशिया का बॉर्डर लगता है, अगर आप देखो रशिया के बॉर्डर पर, तो यहाँ पर सारी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। देखो यूके, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, इन सब ने अपनी, रोमानिया, खासतौर से रोमानिया में ड्रोन्स मिले थे, तो इन सारी कंट्रीज़ ने अपनी जो डर था उसको व्यक्त किया था कि कभी भी रशिया जो है हम पर भी अटैक कर सकता है, हम भी खतरे में है रशिया से। तो इन कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व हो गई थी वो किसी ना किसी तरीके से वॉर में, इनको भी एक डर था। तो अब फाइनली क्या किया गया है कि तीनों रीजन्स में, रशिया, यूक्रेन और यूरोप, इन तीनों कंट्रीज़ में एक अग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा और ये अग्रीमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं पिछले 30 साल की, इस अग्रीमेंट में उन सारी टर्म्स को लिखवाए जाएंगे और उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि रशिया ने इसमें कहा है कि वो नेबरिंग कंट्रीज़ को इन्वेड नहीं करेगा, ये रशिया प्रॉमिस करेगा, और दूसरी तरफ नेटो ये प्रॉमिस करेगा कि वो अपने जो ग्रुप है उसको और एक्सपैंड नहीं करने वाला। यहाँ यानी कि दोनों ने यहाँ पर प्रॉमिस कर दिया है। सबसे बड़ी बात थी यही छोटी कंट्रीज जिसकी वजह से ये नेटो को ज्वाइन कर रही थी, जैसा आपको पता है स्वीडन ने ज्वाइन किया, फिनलैंड ने ज्वाइन किया, ये छोटी कंट्रीज एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, रोमानिया, इन कंट्रीज ने ज्वाइन किया नेटो को। सिंपल सा इनका रीज़न रहा कि इनको डर था कि रशिया जो है वो एक्सपैंड कर सकता है, रशिया जो इनको इन्वेड कर सकता है, क्योंकि ये रशिया के मुकाबले बहुत छोटी कंट्रीज हैं, ये रशिया से उस लेवल पर नहीं लड़ पाएंगी। तो इस वजह से इन्होंने नेटो को ज्वाइन किया कि नेटो का सपोर्ट इनको मिलेगा, नेटो का डिफेंस सपोर्ट इनको, डिफेंस कोऑपरेशन को मिलेगा, डिफेंस सपोर्ट नेटो से मिलेगा।
तो इसलिए इन्होंने नेटो को ज्वाइन किया था। अब प्रॉब्लम क्या है रशिया के साथ, और प्रॉब्लम क्या है इस पूरे उसमें, कि रशिया को यहाँ पर प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इन सारी कंट्रीज़ को वो इन्वेड नहीं करेगा, और रशिया ने ये प्रॉमिस कर दिया एक बार, तो फिर नेटो भी ये प्रॉमिस करेगा कि वो भी अब एक्सपैंड नहीं करेगा। रशिया को प्रॉब्लम क्या थी कि भाई नेटो की बाउंड्री लगातार इस तरफ बढ़ती चली जा रही है, धीरे 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 एक एक कंट्री को नेटो अपना पार्ट बनाते चला जा रहा है, और इस तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जो कि रशिया के बॉर्डर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आप ऑलरेडी देख रहे हो कि रशिया के बॉर्डर पर नेटो पहुंच चुका है। दूसरा, यहाँ पर यूक्रेन का बॉर्डर है, अगर यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा हो जाता है तो रशिया के बॉर्डर पूरी तरीके से नेटो के बॉर्डर से सटेंगे, और नेटो एक बहुत बड़ा चैलेंज रशिया को यहाँ पर दे सकता है। इसीलिए पूरा वॉर जो है कहा जाता है शुरू हुआ था। तो नेटो को भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अब वो किसी और कंट्री को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेगा, यानी कि अपने ग्रुप को एक्सपैंड नहीं करेगा। और इसका मतलब बहुत क्लियर तौर पर यह भी है कि अब यूक्रेन जो है वो कभी नेटो का मेंबर नहीं बन पाएगा। यूक्रेन का जो नेटो का मेंबर बनने का जो सपना था वो यहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन चलिए, नेटो क्यों ज्वाइन करना चाहता था यूक्रेन? डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, डिफेंस सपोर्ट के लिए। वो डिफेंस सपोर्ट तो एनीवे यूएस उसको प्रोवाइड कर ही रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात यूक्रेन के लिए होनी नहीं चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ इसमें यह है कि रशिया और नेटो जो है और यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो है पूरी तरीके से इस रीजन में डी एस्केलेशन करेंगे, सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर कोऑपरेट करेंगे, ये सारी बातें हैं। और उसके बाद जो यूक्रेन है उसको सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड किया जाएगा, यूएस उसका गारंटर बनेगा, यूरोप की कुछ कंट्रीज उसकी गारंटर बनेंगी, यूरोप भी, मतलब यूरोपियन यूनियन भी उसमें कुछ पैसा पूल इन करेगा, और वहाँ पर पूरा रीबिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें वहाँ पर कराई जाएगी। सबसे बड़ी बात, रशिया ने एक पॉइंट रखा, रशिया ने, जो पुतिन ने पहले भी इस पॉइंट को रखा था कि जो यूक्रेन की फोर्सेस हैं वो 6 लाख की लिमिट होनी चाहिए, 6 लाख से ज़्यादा फोर्सेस यूक्रेन में नहीं रह सकती। उस पॉइंट को भी इसमें 28 पॉइंट पीस प्लान में डाला गया है कि यूक्रेन 6 लाख से ज़्यादा फोर्सेस नहीं रख पाएगा। उसके बाद यूक्रेन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को लिखेगा कि वो कभी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, और वही चीज़ नेटो को भी करना पड़ेगा। नेटो भी अपने प्रोविजंस में एक्सप्रेसली ये लिखेगा कि वो कभी भी यूक्रेन को अपना हिस्सा नहीं बनाएगा, यूक्रेन को अपना मेंबर नहीं बनाएगा। मतलब दोनों जो हैं एक दूसरे को यहाँ पर हिस्सा, दोनों एक दूसरे के लिए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को लिखेंगे कि हम कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या पता फ्यूचर में प्रॉमिस तोड़ दें और ज्वाइन कर लें। खैर, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख के बहुत बार, अब आपको ध्यान में हो जर्मनी का, तो जर्मनी ने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे ही हिटलर पावर में आया, उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को जला दिया। तो अब अगर कोई करना चाहे, मतलब करने पे आतुर हो जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी यूक्रेन को कहा गया कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो, और इनको कहा गया कि भाई आप अपने प्रोविजन में एक्सप्रेसली इस बात को मेंशन करो। उसके बाद जो नेटो के ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन में कभी स्टेशन नहीं होंगे, इस बात का भी प्रॉमिस यूक्रेन से लिया गया है। उसके बाद यूरोपियन जो फाइटर्स हैं वो भी यूक्रेन से हटेंगे, वो पोलैंड में स्टेशन किए जाएंगे। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों के ऊपर बात तय हो चुकी है। यूएस का इसमें क्या रोल होगा? यूएस एक गारंटर के तौर पर इस पूरे डील में आ रहा है। यूएस का रोल है कि वो कंपेंसेशन उसको मिलेगा अपनी गारंटी के लिए, वो कुछ गारंटी सबमिट करेगा रशिया के पास। अगर यूक्रेन ने एक्सकलेशन किया फ्यूचर में, या यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया, तो जो गारंटी दी है यूएस ने, वो गारंटी यूएस लूज कर जाएगा। दूसरी चीज़, यही सेम चीज़ है, अगर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन के ऊपर कभी भी, तो उसके बाद उसका मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा, उसके ऊपर सारे ग्लोबल सैंक्शंस जो लगे हुए हैं इस टाइम पर, वो दोबारा से रीइंस्टेट कर दिए जाएंगे, और उसके सारे जो बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स रिवोक कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे टर्म्स तय हुए। अब आती है मेन बात, जो कि है बिजनेस की बात। अब मेन बात में ये क्या है कि रशिया को यहाँ पर ग्लोबल इकॉनमी का दर्जा दोबारा दिया जाएगा। कैसे ग्लोबल इकॉनमी का? ग्लोबल इकॉनमी तो खैर है ही, यूएस के ग्लोबल इकॉनमी का दर्जा देने से रशिया ग्लोबल इकॉनमी नहीं बनेगा। खैर, यूएस ने ये कहा है कि उसको ग्लोबल इकॉनमी का दर्जा दोबारा दिया जाएगा, और इनके बीच में एक कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन होगा म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि रशिया को इनवाइट किया जाएगा G7 का हिस्सा बनने के लिए। G7 का हिस्सा बनेगा जब रशिया, तो वो G8 हो जाएगा। यानी कि अब G7 का एक्सपेंशन करने के लिए यूएस, अब आप सोचिए कि कितनी मतलब चालाकी वाला प्लान है ये। G7 जिसकी रेलेवेंस लगातार गिरती चली जा रही थी, उस G7 को जो सैंक्शंस लगा रहा था, जिसका कोई असर नहीं पड़ रहा था, अब यूएस को फाइनली समझ में आया कि नेटो नहीं बल्कि G7 हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उन्होंने लगातार G7 को मजबूत करना शुरू किया। और इसीलिए आप देखिए, इसी कड़ी में इसने रशिया को, ट्रंप ने G7 में इनवाइट किया है कि आप G7 का हिस्सा बनो, और इसको हम G8 कर देंगे। तो ये बात रशिया यूक्रेन के इस 28 पॉइंट पीस प्लान को एक्सेप्ट करने के बाद होगी। उसके बाद $100 बिलियन जो रशिया के अभी तक फ्रोजन एसेट्स हैं, उनको यूज़ किया जाएगा यूक्रेन में रीबिल्डिंग के लिए। क्योंकि देखिए, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? उन लोगों का हुआ, पूरे यूक्रेन का हुआ, कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है।
रशिया को उस लेवल पर असर नहीं पड़ा, लेकिन यूक्रेन तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हर शहर, ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर मिसाइल से अटैक नहीं किया गया। तो उसके रिबिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए $100 बिलियन के जो फंड्स फ्रोजन हैं, रशिया के फंड्स जो फ्रोजन हैं, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। प्लस इसमें यूरोप ने यह भी कहा है कि वो भी $100 बिलियन जो है वो अलग से पूल इन करेगा और रशिया में रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू किया जाएगा। जो रशिया के फ्रोजन फंड्स हैं उसका जो 50% प्रॉफिट है वो अकेले यूएस को मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को भी कहा जा रहा था कि जो यूक्रेन में जेलेंस्की है, जेलेंस्की लगातार इस चीज़ की कोशिश करता रहा है जेलेंस्की ने कि वो इस पूरे वॉर को इसलिए जारी रखना चाहता है, कंटिन्यू रखना चाहता है क्योंकि वो हमेशा पावर में रहना चाहता है। यहाँ पर उस चीज़ को भी क्लियर कर दिया गया कि जैसे ही ये वॉर रुकेगा उसके 100 दिन में, मतलब जैसे ये 28 पॉइंट पीस प्लान पे साइन होता है उसके 100 दिन के अंदर कहीं ना कहीं यूक्रेन को अपने यहाँ पर इलेक्शंस होल्ड कराने पड़ेंगे। यूक्रेन उन इलेक्शंस को होल्ड कराएगा 100 दिन के अंदर, और फाइनली जो भी चूज़ करके आएगा, जो भी जनता चुनेगी, वो फाइनली वहाँ का प्रेसिडेंट होगा। इस चीज़ को भी फिक्स इसी 28 पॉइंट पीस प्लान में लिख दिया गया है। पूरी तरीके से दोनों पार्टीज़ ने जितने भी वॉर क्राइम्स किए हैं, जितना भी उल्लंघन किया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का जो भी उसमें वो आ गया है, नियम आ गया है पुतिन के खिलाफ, जो भी वारंट निकला था, अरेस्ट वारंट निकला था, आईसीजे का अरेस्ट वारंट निकला था, तो वो सब कुछ जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। पूरी कंप्लीट माफ़ी दे दी जाएगी और प्रॉमिस कराया जाएगा कि ऐसी चीज़ आगे कभी नहीं होगी। ये सारी बातें जो है लीगली बाइंडिंग होगी इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर, और इसके जो पूरे गारंटर बनेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। उसकी एक पूरी जो यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो कमेटी इसको मॉनिटर करेगी। इस कमेटी को, मतलब उस पीस काउंसिल को हेड डोनाल्ड ट्रंप कर रहे होंगे। तो फाइनली ये 28 पॉइंट पीस प्लान प्रपोज किया गया है। अब इसमें देखो आप, तो टर्म्स दोनों तरफ से हैं, यूक्रेन के भी कुछ टर्म्स हैं, रशिया के भी कुछ टर्म्स हैं, एंड लेट्स सी कि क्या ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो फाइनली एक पेज पर आ पाएंगी। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर बात बन जाएगी। कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं नहीं इसमें जो पुतिन को पसंद ना आए, या कुछ ऐसे पॉइंट्स में नहीं है जो यूक्रेन को पसंद आए। हाँ, लेकिन जेलेंस्की इसमें लास्ट मोमेंट पर कुछ भी गेम कर सकते हैं। भाई देखो क्या है कि एक तरफ वहाँ पर फ्रांस और यूके हैं जो जेलेंस्की को पूरी अपने गियर में लिए हुए हैं, क्योंकि फ्रांस और यूके को यूएस का जो डोमिनेंस है वो ख़त्म करना है इस रीजन से। वो कभी नहीं चाहते कि यूएस ऐसा कोई पीस प्लान लेकर आए जिससे वो बिल्कुल पिक्चर से आउट हो जाए, और इस पीस प्लान में वो पिक्चर से आउट है। और जेलेंस्की की पावर जा सकती है। प्रॉब्लम ये भी है कि जेलेंस्की कभी नेटो में ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ये सारे इश्यूज़ को लेकर के हो सकता है जेलेंस्की इस मामले को फंसा भी दे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।